नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर क्यों स्क्रीन ब्लैक करने वालों ने और एक पूरे गिरोह ने फटाफट फटाफट ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। पिताजी कांग्रेसी, मंत्री रहे कांग्रेसी, पिताजी कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्पाई हैं, जासूस हैं, उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। ये सब घटना हुई। कब हुई ये घटना? जिस दिन सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठा करके ले गई, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, और उसके बाद सोनम वांगचुक जी की तरफ से एक लिखित पत्र गया। उस पत्र में था 3 डिमांड सोनम वांगचुक ने मांगी सरकार से। एक तो सरकार इसे सीरियस मुद्दा समझे और इस मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए लाए और पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर विचार विमर्श करे, चर्चा करे। केवल नीट नहीं, पूरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा प्रणाली पर, एजुकेशनल पॉलिसीज पर, नीति पर चर्चा करे। एक डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी कि कोई भी नेता मुझसे आकर के अस्पताल में मिले और आश्वासन दे, लिखित मिले तो सही। दूसरा डिमांड था। और तीसरी जो डिमांड थी उनकी कि भाई जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं हो और उनको ठीक से जाने दिया जाए। ये 3-4 डिमांड थी। इस पत्र के आने के बाद एक पूरा गिरोह उनके ऊपर सत्तू पानी लेकर के बैठ गया, और तब से हम लोग इस कोशिश में थे कि आखिर क्या बात है, क्यों ये गिरोह ऐसा कह रहे हैं। हमने ये कार्यक्रम दिखाया था जिसमें हमने हवाला दिया था कि कैसे कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने फेसबुक पोस्ट किया और ये कहा कि सोनम वांगचुक ने जो अपील की थी कि जो हमारे अनशन में शामिल नहीं हो रहे हैं या हमारे आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं वो तंग दिल हैं, संग दिल हैं, छोटे दिल वाले हैं। और उस पर रिएक्शन आया था कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का कि आप अगर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं। मतलब लबुलवाब यही था कि आप राहुल गांधी को तंगदिल कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के स्टूज हो। आप 2023 में इसी शिक्षा मंत्री से मिल करके आए हो, शिक्षा की नीति पर चर्चा करके आए हो। तो आपका और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई साठगांठ है। ये बात ऑलरेडी ऑफिशियल उनके फेसबुक पोस्ट पे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, बड़े स्पोक्स पर्सन नहीं है लेकिन छोटे ही सही, लेकिन स्पोक्स पर्सन हैं वो अधिकृत, और उनके तरफ से ये पोस्ट किया गया था। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके तरफ से ये पोस्ट आया था। तो वो लगातार ये इनके ऊपर आरोप मढ़ रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी साठगांठ है। और यही एक बड़ा मजबूत कारण लग रहा था कि उस दिन से ही लोग शंका में थे कि ये जो डफली बजाने वाला गैंग है वो गैंग इनके मंच पर नहीं चढ़ा, एक बार भी नहीं गया। और उस डफली गैंग के साथ राहुल गांधी बिल्कुल मिल रहे हैं। जब अनशन खत्म हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि वो डफली गैंग के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन ये डफली गैंग सोनम वांगचुक के मंच के आसपास भी नहीं फटका। 1-2 बार कभी गया होगा, जो भी है, कि चूंकि ये भी अनशन कर रही थी तो वो लोग गए होंगे, लेकिन वहां से कभी इनको उस तरह से नहीं बैठा देखा गया जिस तरह से इनको बैठना चाहिए था। अब यहीं से लोगों के मन में यह शंका आ रही थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। अब इससे सारी शंका आपकी मिट जाएगी। और इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में क्या बात हुई है, क्यों ये डफली गैंग और राहुल गांधी अलग राग अलाप रहे हैं,
और क्यों ये कॉकरोच गैंग भी जो है अपने को श्रीमान वांगचुक जी से दूर किए हुए है। ज़्यादा चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, अभी उन्हीं के ऊपर आरोप मार दिया। वांगचुक जी ने कहा कि मैं 19 दिन तक भूख हड़ताल पर था और मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो कॉकरोच गैंग, क्योंकि कॉकरोच गैंग, कॉकरोच अपना कॉकरोच का कुछ भी नहीं है, यह खाद पानी ले रहा है केजरीवाल से। पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूँ, कुछ लोग सुने भी होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो को नहीं सुना होगा। ये देखिए, एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक वेबिनार है। इस वेबिनार में डॉक्टर गीतांजलि अगमो ये कुछ बोल रही हैं। डॉक्टर गीतांजलि अगमो कौन है? ये सोनम वांगचुक की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तथाकथित रूप से एक अमेरिकन लेडी थी, उनसे उनकी शादी हुई थी और वो फिर चली गई, जिनको लेकर के बहुत सारे अभी सवाल हो रहे हैं। लेकिन अब वो असली बात क्या है नहीं है, ये सोनम वांगचुक जी की ही बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में गीतांजलि उनकी पत्नी है और गीतांजलि अब ये बात कुछ बता रही हैं। इस पूरे वीडियो को आप देखिए जरा। This is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there. Center of Islamic Studies and the Center of Chinese Studies is so well funded compared to the Center for Hindu Studies. So people shy away from funding Hindu studies. I don't know why. Let's say we built this Ram Mandir, which was very much necessary for the collective consciousness of this country. But what were temples earlier? They were truly temples, not just of worship, but also of learning. But if you go to all the Jyotirlings, first of all, where is Swachh Bharat in those temples? Secondly, there is no heritage restoration there. And thirdly, again, people are just coming and doing Abhishekam and those rituals without understanding who is Shiva, what does he stand for. There is nobody there teaching them what was actually happening. So when we say Hindu Rashtra or Hindutva, we have to go a little more deeper than what we have been doing so far. Books, like how many Indians have taken the trouble to find out the dating of Rig Veda? We will just parrot if some Western scholar says they were just 1,000 years old, Yes. But there are studies, carbon dating and, linguistic studies, the study of River Saraswati, which the scholarships exist in India, which date Rig Veda back to 8,000 years. And that shifts a lot of narratives free. Unfortunately, we had a prime minister who had very good intentions, but had a very westernized intellect. So if we had a different prime minister, then it would have been a different story. Yes. If Patel had become the prime minister, which 11 provinces voted for, nobody voted for our first prime minister. Yeah. जो राष्ट्रीय भाषा वो संस्कृत ही होनी चाहिए. एक बार फिर से सुनाइए जरा सा, फिर से सुनाइए. That is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there. Center of Islamic Studies and the Center of Chinese Studies is so well funded compared to the Center for Hindu Studies. So people shy away from funding Hindu studies. I don't know why. Let's say we built this Ram Mandir, which was very much necessary for the collective consciousness of this country. But what were temples earlier? They were truly temples, not just of worship, but also of learning. But if you go to all the Jyotirlings, first of all, where is Swachh Bharat in those temples? Secondly, there is no heritage restoration there. And thirdly, again, people are just coming and doing Abhishekam and those rituals without understanding who is Shiva, what does he stand for. There is nobody there teaching them what was actually happening. So when we say Hindu Rashtra or Hindutva, we have to go a little more deeper than what we have been doing so far. Books, like how many Indians have taken the trouble to find out the dating of Rig Veda? We will just parrot if some Western scholar says they were just 1,000 years old, Yes. But there are studies, carbon dating and, linguistic studies, the study of River Saraswati, which the scholarships exist in India, which date Rig Veda back to 8,000 years. And that shifts a lot of narratives
free. Unfortunately, we had a prime minister who had very good intentions, but had a very westernized intellect. So if we had a different prime minister, then it would have been a different story. Yes. Lal If Bahadur Patel Shastri. had, Yeah, if Patel Patel. had become the prime minister, which 11 provinces voted for, nobody voted for our first prime minister. Yeah, yeah. जो राष्ट्रीय भाषा वो संस्कृत ही होनी चाहिए. सुना आपने? चलिए, नहीं समझे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनको समझाने का प्रयत्न करता हूं. आखिरी पंक्ति थी इनकी, राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए. इसके पहले वाली पंक्ति थी कि अगर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री वो नहीं होते जो हुए, कोई और होते. कौन होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो हमारे देश की स्थिति कुछ और होती और हम वाकई में हिंदू राष्ट्र होते. लबुलवाब ये है. कह रही हैं सेकुलर शब्द का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सेकुलर शब्द का. फिर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, मंदिरों के बारे में कह रही हैं कि राम मंदिर हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का सिंबल है. हम एक जागृत समाज हैं, उसका सिंबल है राम मंदिर. राम मंदिर तो होना ही चाहिए. मतलब राम मंदिर पर इनके विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार और जो बाकी हिंदुओं के विचार हैं एक हैं. संस्कृत भाषा पर इनके विचार, बाकी हिंदुओं के विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार एक हैं. सेकुलर शब्द पर इनके विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार, बाकी हिंदुओं के विचार एक हैं. और राष्ट्र के बारे में जो इनके विचार हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं. अब आप बताइए, ये डफली गैंग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं. ये डफली गैंग कैसे इनका समर्थन कर सकते हैं? वो डफली गैंग जो निश्चित रूप से अल्पज्ञानी है, अभी ज्ञान उन्हें बहुत लेना पड़ेगा. और दुर्भाग्यवश वो जिन शिक्षकों से ज्ञानार्जन कर रही हैं, उन्होंने अपने आगे घोड़े का एक वो लगा रखा है कि इधर मुड़ना ही नहीं है, इधर देखना नहीं है. सरस्वती क्यों चर्चा करेंगे? वेद, उपनिषद, वेदांत, इसकी चर्चा, बाप रे बाप, दूर भागो इससे. ये हिंदू राष्ट्र बना देगा. ये सनातनी बात कर रहा है, ये थ्योरी इसकी अलग है. हमने तो इतने दिनों से नैरेटिव तैयार किया है कि ये सब बोगस है, इसे गाय गोबर में डाला है. ये तो हो नहीं रही है. अब असल खेल मैं बताने जा रहा हूं मित्रों. इसीलिए ये डफली गैंग इनके साथ नहीं थे, इसीलिए राहुल गांधी इनके साथ नहीं है. बहुत ही स्टबर्न एक रिजिड स्टेटमेंट है सोनम वांगचुक की पत्नी का. सी इज ए बिलीवर इन दैट वे कि नेहरू अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, पटेल होते, तो देश की दिशा और दशा दोनों भिन्न होती. और खास तौर से भारत के सनातन मानस के संदर्भ में, सेकुलरिज्म के संदर्भ में, संस्कृत भाषा के संदर्भ में और भारतीय चेतना के संदर्भ में. मंदिर को कह रही हैं कि खाली मंदिर नहीं है, अभी खैर साफ सफाई का इंतजाम नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है. ये तक कह रही हैं कि 11 प्रोविंस ने पटेल के समर्थन में वोट दिया था कि यही होने चाहिए. राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त बनना था कांग्रेस का, जो उस वक्त का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता वही प्राइम मिनिस्टर होता. लेकिन खेल हो गया, गांधी जी ने खेल कर दिया. और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है, उसी का जिक्र कर रहे हैं. तो उनके नवासे, उनके नाती पोते कैसे इनको समर्थन करेंगे, कैसे इनके मंचों पर जाएंगे. लेकिन फिर भी थोड़ी धुकधुकी बढ़ गई थी कि साहब सारा जन समर्थन तो वो लेके जा रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में किसी एक को भेज दो, पवन खेड़ा को भेज दिया, लेकिन स्वयं नहीं गए. क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि गीतांजलि, उनका पति, इन दोनों की राय बिल्कुल अलग है.
वो सनातन से जुड़े, बहुत ही प्रांजल हिंदी बोलते हैं सोनम वांगचुक जी, और उनकी पत्नी भी पेशे से डॉक्टर हैं। और ये प्रांजल हिंदी इस बात का द्योतक है कि वो भारतीय चिंतन में, भारतीय मानस में यकीन करते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, इसलिए वो मोदी के करीब हैं। अब कहानी क्या है, क्या बात हुई होगी सरकार से, सरकार क्यों सहमत है कि भाई हमारे विचारधारा के, हमारे संस्कृति को इस तरह से सांगोपांग आत्मसात करने वाले व्यक्ति हैं, हमें इनसे क्या बैर है, अगर कोई ये डिमांड कर रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या मांग किया, वो सारी मांग को सरकार ने मान लिया। अब कहानी क्या है, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला ही हुआ है एक प्रकार से, अब धारा 371 के श्रेणी में लाने की बात हो रही है। और धारा 371 क्या है, ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड दे दीजिए। अब लद्दाख की जो टोटल सीमा है वो 56,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 59,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास पूरे लद्दाख की सीमा। और इनकी जो टोटल आबादी है साहब, टोटल आबादी लद्दाख की ये 3 लाख के आसपास। लेकिन जम्मू कश्मीर से बड़ा हिस्सा है, मतलब 1 किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं। ये यहाँ की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, आबादी का घनत्व है, वो 1 किलोमीटर में 3 लोग। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का भी जो एरिया है वो बहुत काफ़ी बड़ा नहीं है, वो 56,000 वर्ग किलोमीटर के ही आसपास है। जैसे ये 22,000 वर्ग माइल, और किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में 56 से 60 वर्ग किलोमीटर के आसपास लद्दाख की भौगोलिक स्थिति है, इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर का विस्तार 56,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, लेकिन यहाँ की आबादी लगभग 1,30,00,000 के आसपास, 1,50,00,000 के भी आसपास लोग आकलन करते हैं। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से कहा जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर से एरिया बड़ा लेकिन आबादी बिल्कुल कम, घनत्व बिल्कुल कम, तो पूर्ण स्टेट के हिसाब से वो फंक्शनल नहीं हो सकता है। तो पूर्ण स्टेट के डिमांड को सोनम वांगचुक भी मान चुके हैं। सरकार ने कहा कि आप बेकार में पूर्ण स्टेट लेके क्या करेंगे, 1.25 लाख की आबादी है, इसमें पूर्ण स्टेट क्या होगा, जो आर्थिक रूप से वो इतना सक्षम ही नहीं हो सकता है, तो स्टेट लेकर के और खर्चा बढ़ाएंगे आप। तो ठीक है, पूर्ण स्टेट की बात से वो हट गए हैं। अब संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की बात हो रही है। अब 6ठी अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं ऑलरेडी। उसमें मिजोरम है, आसाम है, मेघालय है, ये सारे राज्य 6ठी अनुसूची में हैं। अब 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है कि 6ठी अनुसूची में वो राज्य हैं जहाँ की, वहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब्स है, वहाँ की जो आबादी है, जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो आबादी है, उनके लिए अलग से एक बोर्ड बना हुआ है जो उनके हिसाब से कायदे कानून नियम बनाती है और उनको स्वायत्तता मिली हुई है। अब ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी का जबरदस्ती नहीं चलेगा। एक और अनुसूची है संविधान की 5वीं अनुसूची, उस अनुसूची में देश के 10 राज्य हैं, उसमें गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तो कुल मिलाकर के 10 राज्य हैं। अगर आप चाहते हैं उस पूरे स्टेट का आंकड़ा पढ़ने का, तो वो मैं आपको वो स्टेट भी बताता हूं कि ये 10 राज्य कौन हैं। ये 10 राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। उसमें जो हैं वो छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 10 राज्य हैं। लेकिन यहाँ जो ट्राइबल आबादी है उसके लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं है और वो उनको स्वायत्त है, उनको सर्वाधिकार प्राप्त है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए वो कोई भी नीति बना सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन उनको एक विशेष दर्जा जरूर मिला हुआ है, लेकिन इतने भी स्वायत्त नहीं हैं जितने स्वायत्त की 6ठी अनुसूची में आने वाले जो स्टेट हैं वो हैं। अब 6ठी अनुसूची में कितने स्टेट हैं, जो 4 ही स्टेट हैं जो मैंने आपको बताया, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो ये छठी अनुसूची में लद्दाख को भी डालने की डिमांड कर रहे हैं। इस पर सरकार पूरी तरह से मान लेगी। उनकी एक और डिमांड है, लद्दाख में अभी लोकसभा की एक ही सीट है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 4 सीट है, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की सीट भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें 2 एनसी के पास है, 2 बीजेपी के पास है, 1 इंडिपेंडेंट है, 5 सीटें हैं। लेकिन लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, 2 जिले हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। तो अब इन सबको मिलाकर के इनकी डिमांड है कि 2 कम से कम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाए और एक छठी अनुसूची में लद्दाख को डाल दिया जाए। यही उनकी डिमांड है। मोदी और शाह ने कहा कि भाई इससे बहुत आगे देंगे, क्यों चिंता करते हैं आप। अब एक वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए जो लोकसभा के सांसद हैं, बड़े यंग डायनामिक हैं। अब 2 लोकसभा की अगर सीट बनाते हैं तो एक तो 1.25 लाख की टोटल आबादी है, लेकिन दूरी के हिसाब से वो फिजिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि दूरी को लेकर के डिमांड मान ली जाए, आबादी कम ही हो लेकिन डिमांड मान ली जाए। ऐसा हो सकता है कि 2 लोकसभा के सीट वहां पर अनाउंस हो जाए, भले ही संख्या। और वैसे भी अभी जो नया आ रहा है परिसीमन वाला, उसमें निश्चित रूप से हर स्टेट को 50% डिमांड हो रही है, तो इन इलाके में 50% ऑलरेडी हमको लगता है कि बढ़ जाएगा। तो ये भी डिमांड उनकी मान ली जाएगी। और छठी अनुसूची की जो बात हो रही है, वो छठी अनुसूची में डालने के लिए भी बात हो रही है। दूसरी कहानी जो बोन ऑफ कंटेंशन वो ये है कि बहुत सारे कॉरपोरेट लद्दाख पहुंच रहे हैं और वहां माइनिंग का खेल शुरू हो रहा है, उसके खिलाफ हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए यहां सब बाहर के लोग आएंगे और यहां का जो मिनरल्स है ये माइनिंग करके सारा लूट के चले जाएंगे और फिर हम लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। सरकार ने आश्वस्त किया है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लद्दाख की पूरी जो आबादी है, उनकी सुरक्षा, संरक्षा, समृद्धि, इस पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। ये अंदर खाने ये डील हो गई है। अनुसूची में डालते हैं या नहीं डालते हैं, लेकिन लोकसभा की सीट बढ़ाने के मामले में तो बात जरूर बन जाएगी। अब सोनम वांगचुक की ये बहुत लंबी डिमांड रही है। वो छात्रों की डिमांड से क्लब कर गया एजुकेशन को लेकर के। 2023 में ऑलरेडी सोनम वांगचुक मिल चुके हैं राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। उसमें हो सकता है कि सोनम वांगचुक की सेवा ली जाए। और जब अभी नंदन नीलकेनी से ले रहे हैं, जिसको कभी मनमोहन सिंह ने अपने साथ जोड़ा था और अभी बाद में मोदी जी ने भी जोड़ा, फिर नंदन नीलकेनी जी को जोड़ लिया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सोनम वांगचुक जी को भी आगे किसी न किसी बड़ी भूमिका में जोड़ी जा सकती है। पूर्ण राज्य हो जाता तो मुख्यमंत्री बना दिए जाते, ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ना भी आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हो सकता था। लेकिन उनको कोई ना कोई संवैधानिक स्थिति जरूर उनके साथ होगी, संवैधानिक पद उनको जरूर मिल जाने की संभावना प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि विचारधारा एक है और वो विचारधारा आपने उनकी पत्नी के मुखारबिन से खुद सुन लिया। इसलिए ये डफली गैंग, इसलिए ये केजरीवाल गैंग उनसे दूरी बना रहे थे। काम उनसे करा लिया लेकिन दूरी बनाने लगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को वो सूट नहीं कर रहा है, उनका जो प्रपंच है उसको सूट नहीं कर रहा है। तो प्रपंच के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। तो कहानी असल में ये थी श्रीमान सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी की। अच्छा है वो देश के लिए अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर के लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव हमारा बॉर्डर इलाका है, इसलिए हमें संभल करके कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी उनकी पत्नी और सोनम वांगचुक जी ने डफली गैंग को फुली एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।